जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का जो हमारा इंटरमीडिएट का पेपर है इसको सॉल्व कराएंगे, जो कि हमारा 2024 में आया था। तो इसी प्रकार से आपका 2025 में भी जो बोर्ड एग्जाम है यूपी बोर्ड का, उसमें गणित का पेपर कक्षा 12 का बिल्कुल सेम ऐसा ही पूछा जाएगा। और 324 हमारा पेज जो कोड था वो एफ बी 324 एफ बी था। अब यहाँ पे अगली बार को 324 तो रहेगा, लेकिन ये पेपर कोड बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी जानकारी तो आप जानते ही हैं। 100 नंबर का पेपर होता है आपका, और सारे इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं अच्छी तरीके से, सब इसमें आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। तो यहाँ पे लिया हुआ है सही विकल्प का चुनकर इसको पुस्तिका में लिखिए, और ये वाले क्वेश्चन जरूर आता है। लेसन नंबर 1 का सवाल है। फलन एफ सच डेट आर इक्वल टू आर दे रखा है। आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर से है। एफ एक्स बराबर 5x दिया हुआ है। फोर ऑल एक्स अवयवक इसका आर का द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो हमें यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ ध्यान से रखिएगा। तो इसमें हमें पास क्या है, एफ एक्स बराबर 5x दिया हुआ है। तो फंक्शन हमें यहाँ दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका क्या दिया, एक बहु एक की दिया, एक की नहीं है। तो इस पहले हम सीधे सीधे अच्छादक चेक कर लेते हैं। अच्छादक नहीं है, बहु एक की है, एक की नहीं है। तो एक की को चेक करने की जरूरत नहीं है, अच्छादक चेक करते हैं सीधे। तो अच्छादक चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर ये दे रखा था, उसकी y मान लिया मैंने, ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी जाएगी, y/5 हो जाएगी। तो ये चीज आ गई। इससे हम निर्धारित करेंगे कि हमारा यहाँ पे ये अच्छादक है या नहीं है। अगर अच्छादक नहीं होगा तो फिर अगला चेक करेंगे बहु एक की। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो है ये फंक्शन हमारा इस पे जा रहा है f, इस तरीके से ये x है, और ये हमारे पास क्या है, y है। अब y की वैल्यू देख लीजिए कितनी है। अभी कह रहा है रियल नंबर। रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्या कहते हैं प्लस में भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो हमने नॉर्मल संख्या मान ली, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी संख्या मान ली सॉरी। तो इसको हम y की जगह पे वैल्यू लगाते हैं। जैसे हमने क्या किया, x बराबर y/5 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की जगह 1 लगाया, तो 1/5। देखिए वास्तविक संख्या आ गई, यानी कि परिमेय संख्या, यानी कि 1/5। 2 लगाएंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। 3 लगाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो संख्या ऐसे चलती जाएगी, यानी कि कौन सा है, अच्छादक फलन है। बात समझ में आ गई, कौन सा फलन हो गया, ये अच्छादक फलन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ये हमारा पहला ऑप्शन सही है, अच्छादक फलन का। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, अच्छादक फलन का। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5x² dq/y/dx dq माइनस का 3 dy/dx का स्क्वायर है, और d2y/dx² का होल 4 दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें सवाल में कह रहा है कि इसकी कोटि बताइए कितनी होगी, कि कोटि क्या होगी। तो कोटि हमारे पास जितना हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, और डिफरेंशियल की घात जितनी ज्यादा होती है वही उसकी कोटि होती है। तो हमारे पास यहाँ पे घात इसकी ज्यादा है, ये वाली घात ज्यादा है। तो कोटि कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पर 3 हो गई दोस्तों। अगर वो कहता है घात भी बताइए, तो घात जिसकी कोटि ज्यादा होती है उसी की घात देखते हैं। तो घात भी कितनी होती है, यहाँ पर 1 हो गई हमारे पास। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे ये वाला तीसरा आंसर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है समाकलन 1 से 1/√3 दे रखा है, √3 से dx/1 + x² का मान। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसका ये क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन किसका है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसका ये इंटीग्रेशन में किस चीज का वो है। तो ये देखा जाए तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, x, और लिमिट हो जाएगी 1/√3 से √3 तक। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे, देखिए √3 लगा दी, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 1/√3, इस तरीके से। √3 में हमारे पास ये कितने का मान होता है, ये भी देखना है हमें। तो tan इनवर्स में ये वाला √3 का मान हमारे पास कितना होता है, π/3, यानी कि 60 की वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू हमारे पास tan में कितने की होती है, ये 30 की वैल्यू होती है। तो इसको लिखेंगे π/6 लिखेंगे ऐसे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan से tan हट गया तो π/3 बचेगा, यहाँ पे π/6 बचेगा। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आया, 3 दूनी 6, तो 2π माइनस के पाई बराबर π/6, ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे π/6 हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है i.i + j.j + k.k का मान कितना होगा। तो सिंपल है, i.i का मान 1 होता है, j.j का मान 1 होता है, k.k का मान 1। तो 1 1 1, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा, चौथा ऑप्शन सही है, 3 आंसर इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम चाहें तो यहाँ पे मैं समझा भी सकता हूँ। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 होता है। तो 1 2 3, तो 3 आंसर हमारा सही है। ठीक है,
इसी क्रम में अगर देखें अगला प्रश्न दे रखा है, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हों तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तो सूत्र है डायरेक्ट, ये तो पता होना चाहिए, ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पे बदल के नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे इनवर्स है, इस पे नहीं दे रखा है, और इस पे इनवर्स नहीं है, इस पे इनवर्स दे रखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पास यहाँ पर 2 है। 2 देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, यदि सभी खंड को हल करिए, यदि a बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 और b बराबर दे रखा है 4 5, तो a से b में संबंध की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दे रखे हैं a बराबर b बराबर दे रखे हैं, तो कह रहा है a से b में संबंधों की संख्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो na इसको मानेंगे, तो इसके अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 3 अवयव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 अवयव लिख दिए, तो 3 हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करें NB 1 2, तो 2 अवयव हो गए। तो हमारे पास सूत्र होता है संबंधों में, यहाँ लिख देंगे संबंधों की कुल संख्या बराबर, ऐसे लिख देंगे 2 की पावर m इंटू n सूत्र होता है। तो 2 की पावर m का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 की पावर 6। और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2 गुणा इतनी बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखें तो हमारा खा है, ये दे रखा है दूसरे का खा, तो इसका आंसर तो हमारा 1 नंबर में आ गया। दूसरा दे रखा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता। बहुत ही आसान सवाल है। 2 सिक्के हैं हमारे पास, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। तो ये है 2 सिक्के उछाल दिए गए हमने। तो कह रहा है दोनों पर पट आने की प्रायिकता बताइए, दोनों पर पट आने की प्रायिकता। तो हमारे पास दोनों पर पट आने की प्रायिकता यानी कि कितनी होगी, दोनों पर पट आने की प्रायिकता देखो, टेल टेल। चित्त क्या होता है हमारे पास, ये भी ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है चित्त और पट। चित्त जो होता है हमारा हेड होता है और पट जो होता है वो टेल होता है। तो सवाल में क्या कह रहा है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता, यानी कि पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोनों पे पट आने की प्रायिकता का मतलब है दोनों पासों पे पट आए, यानी कि टेल टेल आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE बराबर यहाँ लिख देंगे NE अपॉन कितना NS। ठीक है, तो NE का मान कितना है हमारे पास, 1 घटना, और NS का मान कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। और ये हमारा छोटा सा जवाब था। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखें अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि 3i प्लस का 2j प्लस का k और दे रखा है हमारे पास i माइनस का 4j प्लस का लैम्डा परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान बताइए। तो हम यहाँ पे लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरे का गा प्रश्न है। अगर हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 है, परस्पर लंब की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे 3i प्लस का 2j और प्लस का k हम यहाँ पे लिखेंगे, डॉट यहाँ पे i माइनस का 4j प्लस का लैम्डा k लिखेंगे और बराबर 0, लैम्डा का मान ज्ञात करना। i डॉट i का मान कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। i डॉट i का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे j डॉट j का मान 1, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, k डॉट k का मान 1, तो लैम्डा बराबर 0। इसमें से घटाया तो 5 बचेगा, लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर कितना आ गया 5। देखिए छोटे छोटे सवाल है हमारे पास ये। इसके बाद हम अगला कराते हैं घा, PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। P A इंटरसेक्शन B का मान 2/13 दे रखा है, तो B अपॉन A का मान बताना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास PA का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, PA का मान दे रखा है 3/13, PB का मान हमें दे रखा है 5/13 और PA इंटरसेक्शन B का मान हमें दे रखा है 2/13। तो कह रहा है PB अपॉन A का मान बताइए। तो इसका सूत्र होता है डायरेक्ट, PA अपॉन B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PA, जो नीचे होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमारे पास कितना आ गया, इसका मान हमारे पास दे रखा है, ये कितने आए 2/13 आ गया हमारे पास। तो PA का मान कितना रखा, 3/13 रखा है, ये कैंसिल हो गया। तो 2/3 हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। बहुत ही इजी प्रश्न था। कैसे करते हैं अगला सवाल, यहाँ डिफरेंशियल करना है इसका, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे दूसरे का ला, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो y बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, log वे c, और ये दे रखा है 10x, और इसे हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx log वे c, और ये हो जाएगा हमारे पास 10x। अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, वो डिफरेंशियल करते हैं। तो log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x, और इसका दोबारा करेंगे 10x, इसका 10x का, तो 10x का होता है डिफरेंशियल sec² x, और यहाँ पे x का दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो हमारे पास ये आ गया sec स्क्वायर x अपॉन में कितना आ गया 10x आ गया। बस इसको आप चेंज कर लीजिए। मैंने sec को चेंज कर लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर x में, और इसको चेंज कर लिया sin x अपॉन में cos x में चेंज कर लिया। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया, ये cos x ऊपर चला जाएगा, ये sin x नीचे, एक घात कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन cos x इंटू यहाँ पे हो गया sin x। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो 2 अपॉन 2 sin a इंटू बी है ना, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 2a का फॉर्मूला, तो 2 cosec 2a हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न था और सारे खंड हमने यहाँ पे कर लिए, और सारे खंड जो थे बहुत इजी थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम करते हैं खंड तीसरे खंड के सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरे खंड के सवाल क्या है हमारे पास, वो भी देखिएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे सवाल खंड का ये वाला सवाल है। देखिए तीसरे के हमारे पास ये प्रश्न दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन ये दे रखा है, एक x बराबर 1 पर क्या है हमारे पास सतत है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो ये वाले सवाल जो है इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जरा केयरफुली करिएगा, जब भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा सवाल हम करते हैं यहाँ पर। तो तीसरे का पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है, फलन दे रखा है fx बराबर मॉड x माइनस 1 कॉमा x बराबर पर क्या कह रहा है, सतत है। अब सतत कह रहा है तो कंडीशन मॉडुलस की है, पता होनी चाहिए आपको कंडीशन अच्छी तरीके से। और ये सवाल जो है हमारे पास यहाँ पे 2 अंकों में पूछा गया है, और 2 अंक का सवाल है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा लेंथी तो होगा, बड़ा तो होगा, लेकिन बहुत ईजी है, बस देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए। यदि x माइनस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर छोटा है तो x माइनस लगा दिया मैंने, तो यहाँ लिख देंगे x छोटा है किससे, 1 से। तो ये चीज आपको इस फंक्शन में मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए। तो x बराबर 1 पे सतत कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे LHL। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, हमें LHL बराबर RHL और बराबर fx हमें बराबर करने पड़ता है। अगर तीनों साइड बराबर आ गई, समझ लीजिए फलन क्या होगा, सतत होगा। तो LHL ले रहे हैं सबसे पहले हम, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर, और यहाँ पे फंक्शन LHL में माइनस लिया जाता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस ये लिखेंगे 1 की पावर माइनस 1, और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, हमने देखिए LHL लिया है तो फंक्शन छोटा है, तो ये वाला लिखेंगे माइनस x माइनस 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और मॉडुलस के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमने यहाँ पे लिखा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, इस तरीके से लिखेंगे फंक्शन में। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस h, जहां जहां x है वहां पे इसको लगा दे रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू, ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 1 x से 1 लगाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो गया, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का h हो गया। मॉडुलस से कोई संख्या बाहर आती तो वो ऐसे होगी, और h बराबर हम यहाँ के लगा देंगे 0 लगा देंगे तो 0 फंक्शन आ जाएगा। तो LHL कितना आ गया हमारे पास, 0। इसी प्रकार से RHL की बात करते हैं, तो लिमिट में x टेंड्स टू 1 प्लस h लिखेंगे हम यहाँ पर, fx लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 प्लस का, तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा x टेंड्स टू 1 प्लस h लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जहां x है वहां पे 1 प्लस h लगा दीजिए, माइनस का 1 लगा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और इस तरीके से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू कितना, 0 हो जाएगा, और मॉड में कितना बचेगा, h। जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, h बचेगा। h बराबर 0 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, और fx और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो fx में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू डायरेक्ट 1 लगाते हैं, और fx होता है लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड में x माइनस 1 दे रखा है, डायरेक्ट लगा देते हैं इसके अंदर हम। तो x बराबर 1 लगाया तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, तो 0 आया तो 0 ही बचेगा। तो इसका मतलब है LHL बराबर RHL बराबर fx, तीनों पद बराबर आ गए, तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन क्या है, सतत है। तो x बराबर 1 पे लिख देंगे फलन कैसा होगा, हमारे पास सतत होगा। तो मैं समझता हूँ सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, दूसरे लेसन नंबर 2 से जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है, इसको कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास है यहाँ पर, ये लिख देते हैं यहाँ पे, हमारे पास है tan इनवर्स
ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, कैमरा सही नहीं चल रहा, एक मिनट दोस्तों, हाँ अब सही है। अब देखिए यहाँ पे कितना हमारे पास दे रखा है, √3 दे रखा है, माइनस का कॉट इनवर्स माइनस के √3 दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इसके सूत्र पता होने चाहिए। अब सूत्र इसके कौन कौन से हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा सवाल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिएगा, हमारे पास ये दे रखा है tan इनवर्स है, tan में √3 कितने का मान है, तो tan में ये हमारे पास जो होता है 60 का मान होता है, तो 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3। कॉट में डायरेक्ट चेंज नहीं करते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस के कॉट इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉट √3, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट √3। अगर माइनस में होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको एक लाइन और बढ़ाता हूं मैं इस तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे पाई माइनस कॉट में √3 कितने का मान है, ये होता है हमारे पास कॉट π/6 यानी कि 30 का मान, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास tan से tan हट गया तो π/3 आ गया, यहाँ पे पाई माइनस कॉट से कॉट हट गया तो π/6 आ गया। आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, वरना आप डायरेक्ट इसमें भी एलसीएम ले सकते हैं, 6π माइनस के π/6 और π/3 माइनस का ये हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा, इस तरीके से लिखा। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3 दूनी 6 हमारे पास इस तरीके से बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 5π बचेगा, इसमें से बचा माइनस के 3π/6, 3 दूनी 6, तो माइनस के π/2 हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो सवाल इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर देखें अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है, ये मात्रक सदिश का मतलब है मॉड ए वेक्टर का मान 1, मॉड बी वेक्टर का मान 1, सी वेक्टर का मान 1 हो गया, तो कह रहा है इसको इसका मान बताइए कितना होगा। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये भी और ये भी, कई बार पेपर में आया हुआ है। देखिए कैसे करते हैं, तो हमारे पास दे रखा है तीसरे का, यहाँ पे गा दे रखा है, मात्रक सदिश का मतलब है इस ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। वो कह रहा है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर अगर हमें 0 दिया है, तो वो कह रहा है फाइंड करिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या किया, इसका इसके साथ डॉट निकाल दिया, डॉट निकालेंगे दोनों का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ऐसे डॉट लगा दिया। तो अब इसकी गुणा करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, इसकी सबसे गुणा कर लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, इसकी इसके साथ डॉट निकाल लिया। अब बी का सबके साथ निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब सी का सबके साथ निकाल लो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से लिख लिया मैंने सब। ठीक है, इसका हम लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा 2ab वेक्टर, ए सी वेक्टर हो जाएंगे 2ac वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं मॉड बी वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सी ए हो जाएंगे 2bc, तो 2b वेक्टर, यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस का एक रह गया हमारे पास मॉड सी वेक्टर बराबर 0। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का ये वाला ए और ये वाला 1 बराबर 0, ये चीज आ गई। अब 1 और ये 1 और ये 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ये 2 इसके नीचे ले जाइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस का 3/2। तो यही हमें क्या करना था, इसका आंसर था और यही हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरीके से हम log x का मान ज्ञात करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल करेंगे हम, तो log x है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल का सूत्र नहीं होता, इसको हम करते हैं आइलेट फंक्शन यानी कि खंड से समाकलन से। ये log x पहला पद है और जो हम मानेंगे वो दूसरा पद होगा। तो कैसे करेंगे, पहला पद ऐसा ही, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रल हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रल क्या है 1 है, माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद क्या है हमारे पास log x है, दूसरे का इंटीग्रल यानी कि दूसरे का इंटीग्रल 1 है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया और ये हमारे पास dx हो गया।
तो ये log x आ गया, 1 का इंटीग्रल x आ गया, log x का डिफरेंशियल 1/x और 1 का इंटीग्रल हो गया x और ये dx, x से x कैंसिल हो गया, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस का 1 बचा, 1 का इंटीग्रल x प्लस का c, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था, पेपर नहीं था, बहुत इजी पेपर आया था, तो इसको करिएगा ध्यान से ज़रा। तो हमने यहाँ पे इस वाले के सारे खंड कर दिए, तीसरे के पहला दूसरा सब कर लिया। अब बात करते हैं तीसरे खंड की। तो तीसरा खंड करते हैं, सबसे पहले चौथे का हम हल करते हैं। ये दे रखा है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, dy अपॉन dx का मान निकालना है। और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चौथे का पार्ट हमारे पास है, x बराबर a थीटा प्लस यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, और y बराबर दे रखा है a 1 माइनस का कॉस थीटा, और dy अपॉन dx का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले थीटा के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर a, थीटा का मान 1 और साइन का क्या हो गया, कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1 आ गई। तो यहाँ पे भी हमने थीटा के साथ डिफरेंशियल कर दिया, dy अपॉन डी थीटा a, 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा dy अपॉन डी थीटा बराबर a साइन थीटा, इस तरीके से लिख लिया। अब वो कह रहा है dy अपॉन dx का मान बताइए। तो समीकरण 2 को 1 से भाग कर दो। तो 2 हमारे पास ये है और 1 ये है, तो 2 को भाग करेंगे 1 से। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा और यहाँ लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, इस तरीके से। इसका मान क्या है हमारे पास, a साइन थीटा है, और इसका मान हमारे पास है a 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से लिखा हुआ है। एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन थीटा और 1 प्लस कितना आ गया, कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, इस तरीके से लिखेंगे, दुगना नहीं है। और यहाँ पे मुझे 1 काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है कॉस थीटा बाई 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे कॉस दे रखा है प्लस का चिन्ह, मुझे ये काटना है, तो मुझे ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा कॉस के पदों में। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद क्या बचेगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। तो यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 2 और एक बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan। तो tan थीटा अपॉन 2 हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो सवाल इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमने, ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम करते हैं दूसरा, चौथे का खा। तो x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास चौथे का खा खंड है, x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये हमारे पास है। तो जब भी कभी चर की घात चर हो तो लॉग लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। देखिए ये मैंने बताया चर की घात चर हो तो लॉग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे लॉग ले लिया, यहाँ पे भी लॉग ले लिया, x की पावर x हो गया। तो log m की पावर n का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो n log m यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास log y, x log x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y, y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx। पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे ही, ऐसे लिख देंगे, और पहले का डिफरेंशियल का 1 हो जाएगा। x से x कट गया, तो 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस कितना आ गया, log x। देखिए छोटा सा सवाल था बस, कितना जरा सा सवाल और कितना मस्त सवाल, बहुत अच्छे नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये y इधर ले लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस कितना आ गया, log x। y का मान वापस कर दीजिए, dy अपॉन dx, y का मान कितना है, x की पावर x, 1 प्लस कितना आ गया, log x। तो ये देखिए हमारा आंसर। तो देखिए इतने आसान सवाल पेपर में आए हुए हैं। तो इतना आसान पेपर में आया हुआ तो आप कितने आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अगर देखें हम तो नेक्स्ट प्रश्न भी करा रहे हैं, कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं, अगला प्रश्न भी हमारे पास है ये वाला। तो देखते हैं, सबसे पहले गा प्रश्न दे रखा है, -π/2 से प्लस के π/2 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर x dx दे रखा है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसको सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर x -x लगा दें x की जगह पे, तो हमारी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले लगा के देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। तो साइन स्क्वायर -x लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर x आएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, लेकिन प्लस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन x आ गया। तो ये हमारे पास कैसा आ गया, सम फलन आ गया। तो
तो हम क्या कर सकते हैं, जब सम फलन होता है तो इसका मान 0 नहीं होता, इसको आगे हल करते हैं। अगर विषम फलन होता है तो डायरेक्ट इसका मान 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नहीं है तो इसकी हम प्रॉपर्टी अब चेंज कर सकते हैं। कैसे? -π/2 से लेकर अगर ऐसे कोई कंडीशन आती है, चलो डायरेक्ट चेंज करते हैं, तो दुगना कर देते हैं, यहाँ 0 आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास π/2 ये आ जाती है। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन होती है तो इस तरीके से हल करते हैं, तो sin² x हो जाएगा। अब इसका sin² x का इंटीग्रल करेंगे इसके माध्यम से, तो कितना होगा, ये लगाएगा, हम सूत्र लगाएंगे cos 2x के फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, लेकिन यहाँ पे साइन दे रखा है तो यहाँ लगाएंगे cos 2x बराबर 1 माइनस का 2 sin² x, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब इसको दे ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, यहाँ लगाएंगे sin² x। तो इसकी जगह पे हम ये लगा सकते हैं। तो देखिए लगाते हैं, 0 से कितना π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 और dx, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। ये वाला 2 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, 0 से π/2 1 माइनस cos 2x और dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास i बराबर क्या चल रहा है, ये चल रहा है। इसका इंटीग्रल करते हैं, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, cos 2x का यहाँ पे हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 और 0 से π/2। तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पे अपर लिमिट, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर लोअर लिमिट। कैसे करते हैं देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दे रखा है, तो i बराबर पहले लगाएंगे हम अपर लिमिट, तो π/2 माइनस के साइन 2 इंटू π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये लगा दिया अपर लिमिट। फिर लोअर लिमिट लगाते हैं 0 माइनस के साइन 2 इंटू 0 अपॉन में 2, इस तरीके से लगा दिया। तो i बराबर हमारे पास क्या है, π/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के साइन ये पाई दे रखा है अपॉन में 2, ये आ गया इतना, और ये तो 0 है ही, साइन 0 का मान 0, तो सब 0 ही हो जाएगा। अब साइन यहाँ पे बात करते हैं, साइन 0 का मान 0, तो साइन 90 का मान कितना 1, तो साइन 180 का मान भी 0 होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, π/2 आ गया। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो समझ सकता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो सारे प्रश्न यहाँ पे हमने कर दिया। अब एक प्रश्न रह गया हमारे पास ये वाला, तो चौथे का घ, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x x बराबर 0 पे अवकलनीय नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है चौथे का घ, इसको हम सॉल्व कराते हैं। अवकलनीय नहीं है तो इसको, ये भी बहुत आसान है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे इस वाले सवाल की तरह है कि सतत है या नहीं है, इसी टाइप से ये वाला भी है, अवकलनीय नहीं है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास दे रखा है f(x) बराबर mod x दे रखा है और x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये चीज हमें चेक करनी है, अवकलनीय नहीं है। तो इसका एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको तो सबसे पहले हमारे पास जो सूत्र होता है, तो अगर हम देखें तो सूत्र हमारे पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिख लेंगे हम, और क्या कहते हैं x प्लस h माइनस का f(x) अपॉन में h, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे पास सूत्र है अवकलनीय के लिए। तो अवकलनीय जांच करने के लिए हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी वही करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको चेक करके देखते हैं। ये वाला सवाल हमारे पास क्या है, इसको भी हम चेक करेंगे, चौथे का लास्ट सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन है 0 पे कह रहा है, तो h टेंड्स टू हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, और हमारे पास जो फंक्शन है f(x) प्लस h लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का f(x) लिखेंगे। ये मैं सूत्र लगा दिया पहले, उसके बाद हम इसमें लिमिट लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास दे रखा है तो h इसकी जगह पे 0 दे रखा है, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे सूत्र लगा के, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 प्लस h लिखेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पे कितना रहेगा, h रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब इसकी ये हट गया तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, तो हमारे पास फंक्शन तो h ही बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा, अपॉन में h बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बचा। तो यहाँ पे लिमिट तो जो कहीं लगेगी नहीं, तो 1 ही बच रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट हो गया, अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, h जो होगा माइनस का लिया जाएगा और यहाँ पे जितने भी पद हैं वो सब माइनस के ले जाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 माइनस का h, माइनस का यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का h ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f फंक्शन में माइनस h और यहाँ बचेगा f0 अपॉन में माइनस का h। तो यहाँ पे तो बचेगा माइनस h, ठीक है, और इसके फंक्शन के आगे माइनस लिखना भूल गया, माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक माइनस तो है, एक माइनस ये आ गया, माइनस का 0 अपॉन में माइनस h आ जाएगा।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एच कैंसिल हो गया, लिमिट एस टेंस टू 0, माइनस का 1, तो यहाँ पे बचा माइनस का 1। अब माइनस 1 आ गया, इसका मतलब यहीं पे बराबर नहीं आ रहा है फंक्शन में, तो यहीं पे कंडीशन क्या हो गई हमारी, क्या कहना है, अवकलनीय नहीं हो गया, तो लिख देंगे LHL नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास RHL, क्योंकि हमारे पास दोनों लिमिट बराबर नहीं आई है, तो दो अवकलनीय नहीं है, तो लिख देंगे x बराबर 0 पे फलन अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे अवकलनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है, अब 5वें के स्टार्ट होंगे 5-5 अंक वाले प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड एग्जाम में सबके 5-5 अंक वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 खंड है, 25 नंबर के ये हो गए, और इसका जो छठा प्रश्न है वो भी 25 नंबर का है, वो भी देख लीजिए। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये भी हमारे 50 नंबर के ये 2 खंड हो गए, 5वां और छठा, बहुत इंपॉर्टेंट खंड है, इसको मैं करा रहा हूं, देखिएगा।